चलो हम पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम। चैप्टर नंबर कौन सा है दोस्तों? लिखते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम हम कर रहे हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन के अंदर हमें ये पढ़ना है दोस्तों कि इक्विलिब्रियम जो है वो कौन से केमिस्ट्री के ब्रांच का चैप्टर है, कौन सा ब्रांच हम पढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों फिजिकल केमिस्ट्री। क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। चलो इसमें हम स्टडी करने वाले हैं रिएक्शन के इक्विलिब्रियम के बारे में। पहले तो हमें पता होना चाहिए रिएक्शन का इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। पहले तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कोई भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना बाय द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर। और हम क्या यूज करते हैं रिएक्शन में? कैटलिस्ट यूज करते हैं। हाँ बोलो, क्या यूज करते हैं? कैटलिस्ट। हाँ, कैटलिस्ट यूज करते हैं ना। तो रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बनाना, दैट इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन by the effect of temperature or pressure or the use of catalyst foreign substance, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। तो ये होता है केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, बहुत सारी बार रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट से वापस बन जाता है रिएक्टेंट। अगेन रिएक्टेंट में से क्या बना? प्रोडक्ट से क्या बन जाता है? रिएक्टेंट में से क्या बना था? प्रोडक्ट से क्या बन गया? ओ, so when the rate of conversion of reactant to product is equal to rate of conversion of product to reactant is equal, then this state of a reaction is known as equilibrium। समझ आए? मैं आपको एकदम इजी एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे एक बीकर के अंदर हम पानी को गर्म कर रहे हैं और वो बीकर है ना, उसको मैंने ऊपर से कवर कर दिया है, सरफेस को ओपन नहीं है, वो क्लोज सिस्टम है। तो पानी जैसे ही गर्म होगा दोस्तों वेपर्स बनेगा। अच्छा, ये कंटेनर तो क्लोज है तो वेपर्स तो बाहर नहीं जाएंगे, तो वेपर्स क्या करेंगे? वापस से लिक्विफाई हो जाएंगे ना यार। फिर लिक्विड क्या बनेगा? वेपर। वेपर क्या हो जाएगा? लिक्विड क्या बनेगा? तो एक समय ऐसा आएगा जब ये दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ऐसा ये एग्जांपल कहाँ पढ़ा था बेटा हमने? हाँ, उसमें क्या पढ़ा था? हाँ, उसमें किसका डेफिनेशन था? ये पानी वाला एग्जांपल जो मैंने अभी बताया आपको। वेरी गुड, वेपर प्रेशर का एग्जांपल था। जैसे बीकर में हम पानी को गर्म करते हैं, वेपर्स बनते हैं, वेपर वापस लिक्विड बनता है, लिक्विड वेपर बनता है। तो ये जो इक्विलिब्रियम है ना लिक्विड और गैस में, लिक्विड और गैस में जो इक्विलिब्रियम है, तब जो कंटेनर का प्रेशर है उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। ऐसा पढ़ा था। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या करेंगे? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ, हाँ, दोनों का रेट इक्वल है तब क्या हो गया दोस्तों? बहुत ही सिंपल चैप्टर है ना। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर अब हम देखते हैं इक्विलिब्रियम हम क्यों पढ़ रहे हैं, या फिर फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले किसका स्टडी। इधर देखना बेटा, इधर देखना, अंदर वो बंद कर दे, अंदर कुछ नहीं लिखा है। एनसीईआरटी पिद्दू सा है, मैं अलग लेवल का पढ़ा रहा हूँ, बंद कर दो उसको, कोई जरूरत नहीं उसकी। अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री में किसका स्टडी जरूरी है? तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले हमें ये स्टडी करना है कि केमिकल रिएक्शन होता है कि नहीं, मतलब वेदर रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। आप खुद एक सोचो, एक कॉमन सेंस वाली बात सोचो। आपको कोई भी प्रोडक्ट, आप बिजनेसमैन हो, आपको कोई प्रोडक्ट बनानी है, बिजनेसमैन को कोई प्रोडक्ट, जैसे पैरासिटामोल बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या सोचेंगे? होगा कि नहीं, बनेगा कि नहीं, मतलब स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं। पॉसिबल मतलब इन फिजिकल केमिस्ट्री लैंग्वेज हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। तो सबसे पहला सवाल क्या है बताओ मुझे? होगा कि नहीं। ठीक है, चलो अब सोचो कि आपको पता चला कि रिएक्शन होने वाला है, या फिर मैं पैरासिटामोल बना सकता हूँ, तो आप इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। डायरेक्ट घर में थोड़ी बनाएंगे, चाय बनाते हैं उसमें थोड़ी बनाएंगे, एक टेबलेट थोड़ी बनानी है हमें, प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन
वो बड़े स्केल पे होता है, मैक्रो स्केल पे। तो इंडस्ट्री के लिए कहीं हमने लैंड ले ली, कंस्ट्रक्शन किया, लैब डेवलप करी, फिर बहुत सारे एम्प्लॉयज को हमें हायर करना पड़ेगा, बहुत लंबी प्रोसीजर है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए तो ठीक है चलो। अब ये लैब डेवलप करने के बाद इतना सारा इन्वेस्टमेंट तो हुआ, इतना सारा इन्वेस्टमेंट पहले ही हो गया। ऐसा तो नहीं पहले प्रोडक्ट बन गया, पैरासिटामोल पहले नहीं बना, अभी तो मैं डाल ही रहा हूँ, पैसे ही डाल रहा हूँ इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए, ठीक है। फिर मेरे को पता चला कि रिएक्शन होने वाला है। अच्छा, तो दूसरा मैं क्या आंसर फाइंड करने की कोशिश करूंगा। जैसे पैरासिटामोल बनेगा, ठीक है, और आज मैंने इंडस्ट्री डाल दी, इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया 10-15 करोड़ का, और मेरे को पता है पैरासिटामोल बनेगा, तो दूसरा मैं क्या रिसर्च करूंगा, दूसरी चीज क्या होगी। इंडस्ट्रियल इसके दिमाग में क्या चल रहा होता है? हाँ, मतलब लोग बजट में बनाने की कोशिश करें, बजट मतलब पैसे के बारे में। चलो ठीक, ओके, हमें केमिस्ट्री के एंगल से सोच रहा है, अकाउंट का क्लास तो नहीं चल रहा अभी, साइंस का क्लास चल रहा है, तो पैसे की बात तो थोड़ी करेंगे यहाँ पे, कितने आए, कितने गए, कितने एम्प्लॉय को हायर करना है, वो सब बात थोड़ी हो रही है। उसके साइड इफेक्ट ना हो, उसको बेटर करें। चलो, साइड इफेक्ट ना हो, दैट इज मैकेनिज्म, दैट इज डिफरेंट थिंग। कौन से रिएक्टेंट यूज होंगे, कैसे बनेगा, ओके, हाउ मतलब अगेन स्पॉन्टेनियस। सोचो जल्दी। कोरोना की दवाई जैसे बनानी है, चलो छोड़ो, और आपको तुरंत आंसर आएगा आपका। कोरोना की दवाई बनानी है और पता चला कोरोना की दवाई बनेगी, तो कोरोना की दवाई 5 साल बनेगी तो चलेगा। एग्जैक्टली, क्या सोचेगा वो, समझ नहीं रहो, क्योंकि एम्प्लॉय को आज मैंने हायर किया, मेरे को 1-2 साल तक सैलरी देनी पड़ेगी, 2 साल बाद पैरासिटामोल बनेगा, तो 2 साल तक सैलरी लाऊंगा कहाँ से, बैंक लोन कितना देगी, समझ आया। तो क्या सोचेगा इंडस्ट्रियलिस्ट, कम समय में बनाना है। और पैरासिटामोल तो दोस्तों ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसको एंडोर्समेंट की भी जरूरत नहीं है। क्या विराट कोहली पैरासिटामोल की ऐड करता है कभी? मैंने लास्ट टाइम बोला था आपको, बोला था मैंने, हाँ, समझ गए आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने कम समय में प्रोडक्ट बनेगा उतना प्रॉफिट जल्दी आएगा, जल्दी प्रॉफिट आएगा, सैलरी जल्दी होगी, प्रॉफिट अलग, काम हो गया, वेरी गुड। तो सबसे पहले तो सोचा उसने, क्या सोचा, रिएक्शन होगा कि नहीं, मतलब किसके बारे में सोचा, हाँ सबसे पहले तो उसने सोचा, अरे हाँ, धोखा हो गया, मैंने लग ब्लू है। अगेन उसने सोचा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस है या नहीं, स्पॉन्टेनिटी के बारे में सोचा, है ना। फिर उसके बारे में क्या सोचा आपने, क्या बताया मेरे को, समय, टाइम को ऐसा मैं बोल सकता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब समय ही हुआ ना, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब वही हुआ कि 1 सेकंड में होगा, 1 मिनट में होगा, या 1 दिन में होगा, या 5 दिन में होगा, या 10 दिन में होगा, या 1 साल में होगा, या 10 साल में होगा, या 100 साल में होगा। रेट कौन सा रेट, पर सेकेंड, पर मिनट, रेट ऑफ रिएक्शन। और एक बात और है, रिएक्शन को मॉनिटर करने के लिए ये जानना पड़ता है, क्या जानना पड़ता है, क्या जानना पड़ता है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट में कितना खत्म हुआ, 10 मिनट बाद कितना होगा, 20 मिनट के बाद कितना होगा, 1 दिन में कितना होगा, 2 दिन में कितना होगा, जैसे 5 दिन में खत्म होने वाला है, तो हमें मॉनिटर करना पड़ेगा ना कंटिन्यू। तो फिजिकल केमिस्ट्री का हम स्टडी करते हैं 3 आंसर के लिए। सबसे पहला आंसर क्या चाहिए हमें, स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। अच्छा है, तो हम देखेंगे एक्सटेंट क्या है, या एक्सटेंट का मतलब ये भी कर सकते हो कि भी कितना परसेंटेज रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बनेगा, समझ रहे हो। आपने ले लिया 100% रिएक्टेंट, उसमें से कितना 10% प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि प्रोडक्ट के साथ क्या बनता है, बाय प्रोडक्ट। अच्छा, आपने चाय बनाते हैं अपने घर पे, तो ऐसा तो है नहीं कि जितना दूध लिया, पानी लिया, शुगर, सब थोड़ी चाय बनता है, कुछ तो लॉस होता है ना, तो लॉस जो हुआ दैट इज बाय प्रोडक्ट। तो ऐसा तो नहीं है कि हमने जितना लिया उतना ही प्रोडक्ट बनना चाहिए, तो एक्सटेंट तो पता लगाना पड़ेगा ना कितना बनेगा। 100 रुपए की चीज हम लेके शुरू कर रहे हैं और 10 रुपए मार्केट में बिक रही है, तो बना के क्या करना है, पागल है, कुत्ता काटा है हमको। 100 रुपए की चीज लाके हम प्रोडक्ट 10 रुपए की बना रहे हैं, तो पैसा कहाँ से मिलेगा। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बहुत जरूरी है।
और क्या जरूरी है? अच्छा, स्पॉन्टेनियस है कि नहीं ये पता चलेगा आपको इस चैप्टर से जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो पता चलेगा रिएक्शन होगा कि नहीं। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इस चैप्टर से पता चलेगा। ये चैप्टर का नाम है इक्विलिब्रियम और रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता चलेगा। एक चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। बोलो यहां तक क्लियर? रिएक्शन होगा कि नहीं कौन बताएगा? थर्मोडायनेमिक्स। रिएक्शन कितना एक्सटेंट क्या होगा? जो इस चैप्टर का समरी है, इस चैप्टर में से यही पता लगाना है हमें, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या है। और रेट ऑफ रिएक्शन पता लगाने के लिए हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। ये है 11th का चैप्टर नंबर 6, ये है 11th का चैप्टर नंबर 7 जो दोनों बाकी है, आज मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये है 12th का चैप्टर नंबर 4। ठीक है दोस्तों। और पता है स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने पढ़ा था कि गैसेस स्टेट तो हमने अभी पढ़ा। कौन सा स्टेट बाकी रहे? वो पता है 12th के पहले और दूसरा चैप्टर था। तो पहला दूसरा चैप्टर वो है। तीसरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो रेडॉक्स का भाई है। और चौथा चैप्टर केमिकल। और पांचवा चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री खत्म 12th का। 5 ही चैप्टर है फिजिकल के। ठीक है ना? दैट्स ग्रेट। तो अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जानने के लिए। अब हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? इक्विलिब्रियम। चलो, मैंने इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको थोड़ा बहुत समझाया था, अभी समझाया था मैंने इक्विलिब्रियम कंडीशन जब शुरू किया कि रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट, बस उतने ही समय में प्रोडक्ट वापस किस में कन्वर्ट हो गया? तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड मतलब फॉरवर्ड ना, फॉरवर्ड। और बैकवर्ड मतलब बैकवर्ड। कॉमन सेंस नहीं है, एकदम सिंपल वर्ड नहीं है। फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो when rate of forward reaction is equals to rate of this condition is known as equilibrium। तो equilibrium का definition तो आपको ऐसे ही समझ में आ गया। क्या है definition? So easy ना? हाँ, बहुत सिंपल है। तो अब हम शुरू करते हैं चैप्टर। सबसे पहले चैप्टर शुरू करेंगे डेफिनेशन से। डेफिनेशन है केमिकल रिएक्शन का। आप लोग टॉपिक लिखते रहना खाली, मतलब ये सब लिखते रहना, टॉपिक लिखते रहना, अंदर मत लिखना कुछ, पर टॉपिक लिखते रहना। चलो दोस्तों, केमिकल रिएक्शन क्या है? मैं यहाँ पे हूँ, दिख रहा हूँ आपको? नहीं सर। अंदर अंदर नहीं दिख रहा? बिल्कुल नहीं। मतलब इधर मैं खड़ा हूँ तो नहीं दिख सकता? हाथ का प्लान तो दिखता है। इधर? हाँ दिख रहा है सर। इधर मैं दिख रहा हूँ? ओके, अब मैं दिख रहा हूँ? नो सर। हाथ दिख रहा है सर। हाथ और पैर दिख रहा है। मेरा ये स्टेप तो नहीं दिख रहा, ये तो नहीं दिख रहा ना, ये नहीं दिख रहा और ये भी नहीं दिख रहा। हाँ। मैं इधर देख रहा हूँ, ऐसा नहीं दिख रहा ना? नहीं। That's great, चलो ठीक। सुनाई तो दिया। क्या हुआ? सुनाई तो फिर बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा। सर, वो आपने जो बोला वो। गुड मॉर्निंग बेटा, सो नहीं रहे हो ना? नहीं। उस दिन यही था, ये पर्दे ऐसे कर रहा था। सर संडे था आने बहुत वाला। सारा बोल रहा है, ऐसे ही हो रहा है मेरे से। सर तो एग्जाम में लिया था सर आधा एक घंटा। ये हाथ ऐसा कब होना चाहिए पता है? जब अपने को शादी होने के बाद बेटी हो तब होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे करना पड़ता है उसको। वनस्पति नहीं है, सोता नहीं है। चलो क्या लिखा है दोस्तों? Symbolic representation of any chemical change in terms of reactant and product is called chemical reaction। चलो छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है? मैं फिर से रिपीट करूं? मैंने अभी केमिकल रिएक्शन को आपको डिफाइन किया था, अगर आपको पता हो तो। मैंने अभी आपको ऐसे डिफाइन किया था दोस्तों, जब रिएक्टेंट से बनता है प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर और कैटलिस्ट, वो क्या है? केमिकल रिएक्शन। समझ आ रहा है? देखो ऐसा तो नहीं रिएक्टेंट अपने आप प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, अगर रिएक्टेंट अपने आप प्रोडक्ट बन रहा है तो एनर्जी रिलीज भी तो होगी। तो ऐसा कोई कोई रिएक्शन में हो सकता है कि बहुत ही कम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो, ऐसा हो सकता है कभी कभी। बट हमें टेम्परेचर का स्टडी तो करना पड़ेगा। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि रिएक्टेंट में से अगर तनीषा अपने आप प्रोडक्ट बन गया तो इसका मतलब रिएक्टेंट अनस्टेबल है ना, तभी तो प्रोडक्ट बना। तो हीट क्या करेगा? वो रिलीज करेगा। और रिएक्टेंट बहुत ज्यादा स्टेबल है तो हीट एब्सॉर्ब करेगा ना,
समझ नहीं रहे हो, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो। भी बोल रहा हूँ आपका कंसंट्रेशन थोड़ा कम है। फिर से बताता हूँ, कोई भी केमिकल रिएक्शन अपने आप हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? रिएक्टेंट कम स्टेबल हुए ना, अपने आप इसलिए रिएक्ट कर रहा है, तो प्रोडक्ट बन रहा है, तो हीट रिलीज होगी। समझे कि नहीं? और अगर रिएक्शन अपने आप नहीं हो रहा तो हमें टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ रहा है, मतलब रिएक्टेंट, हाँ, तो जिसमें रिएक्टेंट स्टेबल होते हैं उसमें हीट अप्लाई करनी पड़ती है। अच्छा, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ, और जो अपने आप होता है वो, हाँ, समझ आ गया। तो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से डिसाइड होता है रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो कंडीशन समझ आ गया। रिएक्टेंट अगर अनस्टेबल है तो एक्सोथर्मिक, रिएक्शन अगर स्टेबल है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब हीट अप्लाई कर रहे हैं, मतलब एंथैल्पी पॉजिटिव होगा, उसमें एंथैल्पी नेगेटिव होगा। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? इट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल चेंज इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल चेंज इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड, हाँ, तो ये बड़ा सिंपल है। केमिकल रिएक्शन का मतलब हम पूरे चैप्टर में केमिकल रिएक्शन को ऐसे ही मेंशन करेंगे, R gives P। पर एक्सक्यूज मी, मैं आपको बता दूं, कभी रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता। क्या बनता है? आई। क्या बनता है? रिएक्शन के बाद रिएक्टेंट के बाद आई बनता है, इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट के बाद क्या बनता है? प्रोडक्ट। समझे आप? उसी को बोलते हैं सक्सेसफुल रिएक्शन। तो आप ऐसा नहीं समझ सकते कि हमने इंडस्ट्री शुरू कर दी, रिएक्शन कर दिया, रिएक्शन हो गया, खत्म। 90% रिएक्शन अनसक्सेसफुल रिएक्शन है। मतलब आर में से आई बनता है, आई में से पी नहीं बनता, आई में से वापस, वरना अगर प्रोडक्ट ऐसे ही बन जाता तो हर कोई इंडस्ट्री खोल लेता भाई, बहुत इजी होता। वो तो एसओपी फॉलो करना पड़ता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है कंटेनर के अंदर, प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है, बहुत सारी कंडीशन है, कैटलिस्ट मेंटेन करना पड़ता है, फिर वो बनने के बाद भी उसको लंबे समय तक एक्सपायरी डेट रहे इसलिए एंटीऑक्सीडेंट ऐड करना पड़ता है। समझ आया? बहुत सारी चीजें हैं, तब जाके प्रोडक्ट बनता है और स्टेबल स्टेट में उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और मार्केट में एंडोर्समेंट करके उसको बेच के कमा सकते हैं। बिजनेस करना इट्स नॉट दैट इजी। इसका मतलब है रिएक्शन में से प्रोडक्ट बनाना इजी नहीं है। ये तो अभी हम गुड्डा गुड्डी का खेल है, अभी तो हम डायरेक्ट पढ़ रहे हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट। ऐसा होता नहीं है रूटीन लाइफ में। क्या होता है? रिएक्टेंट में से क्या बनता है और इंटरमीडिएट से क्या बनता है। अभी खाली बेसिक आइडिया लेना है 12th के 11th के अंदर, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि भाई केमिकल रिएक्शन का मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल चेंज इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। बोलो, कोई डाउट है दोस्तों? चलो, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलो, सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। दोस्तों, ये जो मैंने लिखे हैं अक्षर दिख रहे हैं यहाँ पे, फॉन्ट्स दिख रहे हैं? यस सर। दिख रहे हैं ना? ठीक है। आप लोग खाली टॉपिक ही लिखोगे, जैसे मैं डेफिनेशन नहीं लिखा, वो आपको मिल जाएगा अभी मटेरियल, तो उसमें से आप एक बार घर पे जाके आराम से लिख देना, मैं आपको बताऊंगा पेज नंबर कौन से पढ़ाए मैंने। चलो दोस्तों, तो हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसमें बहुत सारे कैटेगरी है। सबसे पहला कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। बहुत सिंपल है। फिजिकल स्टेट का मतलब अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सबका स्टेट सेम तो होमोजेनियस रिएक्शन। समझे आप? फिर से बोलूं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सबका स्टेट कैसा है? सेम। तो उसको क्या बोलेंगे? होमोजेनियस। हाँ, बहुत सिंपल नहीं, होमोजेनियस रिएक्शन। देखो इधर आओ, N2 और उसका बाई हाइड्रोजन, वो क्या बनाएंगे? आपने 10 में पढ़ा ना? 2NH3। ये क्या है? गैसियस स्टेट। ये गैसियस स्टेट। ये क्या है? गैस। कैसे होगा? तभी तो होमो हुआ। होमो का मतलब बेटा सेम फेज, और हेट्रो का मतलब डिफरेंट। हाँ। तो कोई ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें कोई सॉलिड होगा या कोई लिक्विड होगा, गैस होगा, तो उसको बोलेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे? हेट्रोजेनियस रिएक्शन। होमोजेनियस रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सबका फेज सेम, तो होमोजेनियस। हेट्रो का मतलब डिफरेंट फेज, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिफरेंट फेज, हेट्रोजेनियस रिएक्शन। हेट्रोजेनियस रिएक्शन, चलो
बहुत सारे एग्जांपल है हेट्रोजीनियस, ऐसा नहीं है कि एक एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है हेट्रोजीनियस के जिसमें 2 plus O2. हाँ 2H2 plus O2. 2H2 plus O2 gives 2H2 maybe in liquid state maybe in gaseous state. तो H2 और O2 गैस है जबकि H2 लिक्विड है। मैं आपको ऐसा एग्जांपल बताता हूँ जो आपने आगे एस ब्लॉक में या पढ़ा कहीं बी ब्लॉक में, तो आपको इजीली याद रहेगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट था, पता है सॉलिड था, CaO सॉलिड है बट CO2 गैसियस स्टेट तो हो गया ना हेट्रोजीनियस। yes. दो सॉलिड है एक गैस है। अरे बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है कि अगर किसी का भी फेज अलग है तो समझ लो हेट्रोजीनियस, सबका फेज सेम होमोजेनियस, बड़ा ही सिंपल है। तो सबसे पहला टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेस ऑफ फिजिकल स्टेट आपको समझ आ गया। दूसरा फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन ऑन द बेस ऑफ स्पीड। ये भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहीं ना कहीं बताया होगा कि कुछ कुछ रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं, कुछ कुछ रिएक्शन स्लो होते हैं, जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा न्यूट्रलाइजेशन 1 नैनो सेकेंड में कंप्लीट होता है। फिर से बोलूं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब एसिड और बेस। आप एक बीकर में एसिड ले लो, एक में बेस ले लो, दोनों को मिक्स करो, सॉल्ट प्लस वाटर 1 नैनो सेकेंड में बनेगा, मतलब 10⁻⁹ सेकेंड। तो कैसा रिएक्शन हुई? वेरी फास्ट रिएक्शन। और कुछ कुछ रिएक्शन स्लो होते हैं, जैसे दूध में से दही बनना, ऐसा तो नहीं लिखेंगे दूध में से दही बनना। फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क, fermentation is a slow process, not very slow process. We know that it depends on temperature. दूध अगर रखा है ठंडियों में बाहर किचन में फर्श पे कहीं पे तो फटेगा, जैसे अपने फट गए ऐसे फटेगा दूध, पर 2 दिन लगेंगे या पूरा दिन लगेगा शायद। और गर्मियों में दूध बाहर रहेगा तो जल्दी फट जाएगा। अपने भी फट गए हैं, समझ आ गया? तो फटने का रेट किस पे डिपेंड करता है? इन शॉर्ट कहने का मतलब है केमिकल रिएक्शन को हम दूसरे कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। एक तो अरे बोलो ना, फास्ट स्लो। फास्ट का एग्जांपल बेस्ट कौन सा था? न्यूट्रलाइजेशन, 1 नैनो सेकंड में खत्म। और दूसरा फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क, मैंने बता दिया। और भी बहुत सारे एग्जांपल देखो। व्हेन वी टॉक अबाउट केमिकल रिएक्शन, बहुत लंबी बात है। केमिकल रिएक्शन मतलब वो कितना सारा, कुछ भी यहाँ से कुछ भी बनाना है। जैसे पंखा बनाना है, पंखा प्लास्टिक का है, प्लास्टिक का है ना, मतलब फाइबर का ही है, तो पॉलीमर हुआ ये, तो ये भी बना सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट है हमारा, कुछ भी समझ लो, कुछ भी। बोर्ड है, ये आईपैड है, सिलिकॉन यूज होता है इसके अंदर इंक यूज होती है, ये प्लास्टिक का पेन है, कुछ भी ले लो आप, सब प्रोडक्ट है। तो केमिकल रिएक्शन मतलब वो हो वाइड रेंज ऑफ केमिकल रिएक्शन अगर। तो दूसरा कैटेगरी समझ आ गया, मैंने लिखा नहीं है। दूसरा कैटेगरी क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। उसमें 2, फास्ट एंड स्लो। ठीक है, फास्ट का एग्जांपल बता दिया, स्लो का एग्जांपल मैंने आपको बताया। ऑन द बेसिस ऑफ हीट माय डियर फ्रेंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ हीट। अच्छा मैंने अभी तो बता दिया आपको, यस एग्जैक्टली, एक्सोथर्मिक एंड अच्छा एंडोथर्मिक मतलब वेरी गुड। एंडो मतलब हीट एंटर हो रही है अंदर रिएक्शन के अंदर, तो इसका मतलब रिएक्शन बहुत ज्यादा स्टेबल है, बॉन्ड ब्रेक करने के एंथैल्पी की जरूरत है, तो एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक मतलब रिएक्टर अनस्टेबल है, अपने आप रिएक्शन कर रहे हैं, बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, बॉन्ड ब्रेक होने से एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब एक्सोथर्मिक, मतलब इसका एंथैल्पी नेगेटिव होगा। और वो एंडोथर्मिक का एंथैल्पी, इज दैट क्लियर? तो ऑन द बेस ऑफ, पहला तो क्या पढ़ा हमने? ऑन द बेस ऑफ फिजिकल स्टेट, दूसरा ऑन द बेस ऑफ स्पीड, तीसरा हीट ऑन द बेस ऑफ हीट। इज दैट क्लियर? यस सर। चलो ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट, आप लोग टाइटल लिखते रहना, क्योंकि सब बातें मैं लिख के क्या मतलब हम डिस्कस करते हैं ना, आप लोग लिखते रहो, बहुत सिंपल है। कुछ आएगा मैथ्स, कोई ट्रिकी चीज तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, और स्ट्रिक्टली हम इस मॉड्यूल को ही फॉलो करने वाले हैं पूरे चैप्टर में। चलो दोस्तों, अच्छा तो ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन नेक्स्ट है। डायरेक्शन में 2 है, एक तो रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। रिवर्स मतलब इधर गया इधर भी आया, मतलब ओके, अरे 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 ओके, मतलब वेलोसिटी ऑफ फॉरवर्ड, वेलोसिटी ऑफ बैकवर्ड, मतलब रिवर्सिबल, रिवर्स हो रहा है। इरिवर्सिबल इस तरफ गया, रिएक्शन खत्म हो गया। जैसे हमने चाय बनाई,
तो दूध में से चाय बनी, क्या चाय में से दूध बन सकता है? नहीं। नॉनसेंस, कैसे बन सकता है? तो ये कैसा रिएक्शन हुआ? इरिवर्सिबल। मैं आपको एक चीज बताऊं, जो भी नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस वो सब इरिवर्सिबल होते हैं। ऋषभ बोल मत सोच, मैंने वो नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ इरिवर्सिबल रिएक्शंस। इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं वो ऑलवेज कैसे होते हैं? अरे सॉरी, नेचुरल रिएक्शन जो होते हैं वो कैसे होते हैं ऑलवेज? हाँ, याद रखो, जो भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं, नेचुरल रिएक्शंस हैं, वो इरिवर्सिबल है। ठीक है, याद रखना आप, रहेगा आपको याद। अभी एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। तो चौथा कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। एक तो रिवर्सिबल और एक मतलब इस तरफ ही हो रहा है इरिवर्सिबल। चलो रिवर्सिबल, इसको मैं इस तरफ एरो कर दूं तो रिवर्सिबल, इसमें से ये भी बन रहा है, इसमें से ये भी बन रहा है, इसमें से ये बन रहा है, इसमें से बन रहा है, अगेन इसको भी कर सकता हूँ वैसे में। यस सर। मैंने आपको पढ़ाया था, इफ यू रिमेंबर, अगर दोस्तों यहाँ पे CO2 को रिमूव नहीं करेंगे ना तो CO2 वापस से चिपक जाएगा और ये बना देगा। तो CO2 रिमूव ना करे तो रिवर्सिबल हो जाएगा, CO2 रिमूव कर दिया तो इरिवर्सिबल हो जाएगा। तो रिवर्सिबल का एग्जांपल बेस्ट ये रहा, इसको यहाँ कर देते हैं, ऐसे एरो कर देते हैं, इसमें भी ऐसे एरो कर देंगे तो कैसा हो जाएगा ये? कोई डाउट है? अच्छा, रिवर्सिबल में फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन दोनों होते हैं। हाँ चलो, तो प्रोसीड इन फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। चलो और एक बात, अच्छा मुझे बताओ, पानी जो है उसको गर्म करेंगे गैस बनेगा? अगर कंटेनर ओपन होगा तो गैस पानी बन सकता है? तो रिवर्सिबल होने के लिए कंटेनर कैसा होना चाहिए? तो इसका मतलब ये हुआ रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं ओनली क्लोज सिस्टम में। कहाँ होते हैं? दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट, इनमें इक्विलिब्रियम हो सकता है क्या? यस सर। अगर इस तरफ रिएक्शन हो रहा है तो इक्विलिब्रियम हो सकता है? हो ही सकता है ना, क्योंकि फॉरवर्ड भी हो रहा है और दे कैन अटेन इक्विलिब्रियम। चलो नेक्स्ट। अच्छा, रिएक्टेंट कभी भी प्रोडक्ट में कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होते। इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि ये बन रहा है, वापस से ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, तो कभी 100% रिएक्शन प्रोडक्ट, क्योंकि जैसे ही इसमें से ही बनेगा ऐसे ही वापस ही बनेगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये हम स्टडी कर रहे हैं टू नो, अभी मैंने लिखा था ये, ऐसा मत समझना कि सर क्यों हमें वापस प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट बनाना है। हम नहीं बना रहे हैं, बन रहा है। अगर हमें नहीं करना है बैकवर्ड रिएक्शन तो हमें क्या करना है? वो प्रोडक्ट बनाना, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। क्या करना है? हाँ, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ बताया, देखा आपको, मैंने यहाँ बताया कि अगर ये बना और मैंने अगर इसको नहीं निकाला तो क्या होगा? तो अगर मुझे वापस ये नहीं बनाना तो मैं CO2 को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। तो उसके लिए मुझे अलग केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, एक्सट्रैक्शन केमिस्ट्री, कि प्रोडक्ट कैसे अलग हो सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली सब है तो एक ही कंटेनर में ना। आप रिएक्शन कर रहे हो जिस कंटेनर में, उसी कंटेनर में क्या है और उसी कंटेनर में क्या है? प्रोडक्ट। अरे यार, जिस कंटेनर में रिएक्टेंट है उसी कंटेनर में प्रोडक्ट है। सो हाउ डू यू कम टू नो कि रिएक्टेंट 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया? पता तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि अंदर सब मिक्स है। तो इसका मतलब कंटिन्यू हमें उस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा? मॉनिटर करना पड़ेगा। उसमें से कुछ कुछ मिक्सचर लेके हमें टेस्ट करने पड़ेंगे। देन वी कम टू नो कि हाँ भी बना के नहीं। मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, अगेन चाय वाला एग्जांपल। चाय बनती है घर में तो पहले पता है चखते हैं अपने, जैसे अभी अपने लिए बनते तो नहीं चखते हम, पर कोई मेहमान आए तो चखते हैं, भाई टेस्ट तो ठीक है ना। क्यों टेस्ट ठीक नहीं तो और उबालते हैं और कुछ डालते हैं और कुछ डालते हैं। मतलब हम टेस्ट क्यों चेक करते हैं? क्योंकि हमें पता लगाने प्रोडक्ट बना के नहीं, है ना। तो यहाँ पे भी इंडस्ट्री में तो ऐसा, और इंडस्ट्री में तो कितना भयंकर करना पड़ेगा सोचो, क्योंकि इसके तो टेस्ट करने, मतलब चक्के थोड़ी पैरासिटामोल चक्के टेस्ट करेंगे पैरासिटामोल अगर जाना हमें, क्योंकि उधर तो एड्स की दवाई भी बन रही है, कोरोना की दवाई बन रही है, सबकी दवाई, हम थोड़ी चखेंगे सबकी दवाई। नो लॉजिक। तो इसके मतलब इसके टेस्ट करने पड़ेंगे। अच्छा, उसके लिए अलग से कुछ तामझाम करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो हम बोलते हैं ये कर दें, पर इंडस्ट्री में ऐसे नहीं होता ये कर दें, ऐसे नहीं होता। बहुत लंबी प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है, और तब जाके भी रिएक्शन 90% अनसक्सेसफुल होते हैं, ओनली 10% सक्सेसफुल होते हैं। मजा आ रहा है? बहुत मजा आएगा इस में आपको, जिसको पढ़ना है उसका ना, बाकी तो नींद आएगी लोगों को।
अच्छा मैंने एक और पॉइंट बोला जो समझ आया आपको, रिएक्शन 100% कभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं नहीं। चलो ठीक है। एग्जांपल इसका बहुत सारे एग्जांपल, मैंने एग्जांपल बताया आपको, ये एग्जांपल आप बैकवर्ड कर दो इसको तो हो जाएगा। चलो अब पढ़ते हैं हम इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल मतलब the reaction which occurs only in forward direction, proceeds only in one direction, generally possible in open container, क्योंकि यार उड़ गया, खत्म हो गया, फिर बंद हो गया तो वापस वो तो वेपर लिक्विड बनेगा, तो वो तो किस में होता है, रिवर्सिबल में। इरिवर्सिबल में ओपन कंटेनर होगा। ओके, इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता ना यार, इस तरफ जा रहे वापस आएंगे ना, कैसे होगा। चलो ठीक, रिएक्टेंट आर नियरली कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट सब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि इस तरफ गया खत्म, फिर वापस जाएंगे ना। उसमें कैसा था, इस तरफ आया फिर इस तरफ गया, तो इस तरफ गया इसका मतलब ये थोड़ा थोड़ा बचेगा ना, और उसमें तो इस तरफ गया मतलब पूरा खर्च हो गया, कंज्यूम हो गया, तो रिएक्टेंट कंप्लीटली नियर बाय प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में, हाँ रिवर्सिबल में, क्योंकि इधर से इधर गया वापस इसलिए। चलो ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ SN&SB, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस जब रिएक्शन करता है ना तो इरिवर्सिबल होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस याद रखना HCl और NaOH है, उसका रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल है, मतलब सॉल्ट और पानी बन गया, फिर सॉल्ट और पानी में से वापस से वो नहीं मिलता, खत्म। चलो आगे बढ़े दोस्तों, हम इक्विलिब्रियम एंड केमिकल प्रोसेस के बारे में बात करते हैं और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम देखते हैं, ठीक है ना। ये सबसे पहला थ्योरी खत्म हुआ, क्या था थ्योरी का टाइटल, केमिकल रिएक्शन एंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैटेगरी क्या थी, सबसे पहली कैटेगरी थी फिजिकल स्टेट, दूसरा स्पीड, स्पीड में क्या पड़ा, तीसरा हीट, हीट में क्या पड़ा, एंडो एक्शन, और लास्ट उसमें याद हो गया थियरी है। दूसरा थियरी, अब हम पढ़ रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। ये केमिकल रिएक्शन था, अब इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं और इस रिएक्शन को स्टडी करते हैं इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम। R gives P, बट अब जब इक्विलिब्रियम लिखना है तो मुझे ये भी लिखना पड़ेगा ना, है ना। चलो मैं लिखता हूँ, सॉरी। कुरान प्लीज मैं थोड़ा बीमार हूँ वैसे भी। पानी में लगाना है। नाश्ता करके आया तू, नहीं करके आया तो कल रात को क्या खाया था, क्या खाया था, हमने ब्रेकफास्ट खाया था, डिनर में क्या लिया था, रोटी। अब बोला तो रात को लंच ले सकते हैं। अभी तो वो मैम इसके सर पे ही खड़ी है, नहीं मैम नहीं खड़ी, अबे Thank you so much. मैम खड़ी थी, मैम आ रही है, कैमरा भी ऑन है। थैंक यू सो मच। कैमरा का चीटिंग कहाँ से करेगा ये अपने इंस्टाग्राम अकाउंट निकाला मोबाइल निकाला, देख देख बोल के बोलो, ये बोल मोबाइल पे देख रहा है, बोलते बोलते सर तुम बोल रहा अबे सच में मोबाइल यूज कर रहा है। अबे फोन पे मैंने लगाइए, बड़ा वो की शर्त लगाइए पे, अबे मोबाइल रख, मैं पहले आज से बोल के आते हैं
अबे जाना ऐसे मेरे को बड़ा पाव की शर्ट लगी है मैं तेरे को आधा बड़ा पाव दूंगा आधा बड़ा पाव अच्छा अबे मोबाइल से दिख रहा है भाई कोई तो छोटी बनाना नहीं आने तो मैं इधर ही गिर जाती ये मोबाइल से दिख रहा है मैं बड़ा पाव चलता है चलो ना बोल के आते हैं बड़ा पाव के लिए चल जल्दी चल बड़ा पाव की शर्ट है अरे बड़ा पाव की शर्ट लगी है सर वो देखो मोबाइल से चीटिंग कर रहा है प्रिंस सर हमने बड़ा पाव की शर्ट लगाई थी ज्यादा मार्क्स आएंगे तो खिलाएंगे बड़ा पाव के लिए चीटिंग करता है भाई इधर चोर निकला है कौन है वो? सर वो प्रिंस सर मैथ्स की टेस्ट में आया है सर चीटिंग कर रहा है मोबाइल से अबे जानते हैं आशीष देखते हैं मेरे ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे सर खड़े चलो यहाँ से चिल्ला रहा हूँ मैं चीटिंग कर रहा है क्या है चिल्ला मैं एक एक दिन गली नहीं है मेरी कौन बनाएगा चलेगा तो चिल्लाना है बिना चिल्ला दिया ये पैसा ढूंढी निकला चलो बात सर केमिकल हाँ हाँ मतलब वही केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं हम। आयनिक देखो केमिकल और आयनिक में फर्क क्या है? आयनिक इक्विलिब्रियम का मतलब आयंस बनेंगे, जैसे NaCl gives Na+Cl- अगर उसमें इक्विलिब्रियम है तो दैट इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। और केमिकल इक्विलिब्रियम में आयंस नहीं बनते, बड़ी सिंपल चीज है। आया समझ में? इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल प्रोसेस, आप कुछ भी लिखो। चलो ठीक है। अब इक्विलिब्रियम का मतलब जैसे हमने बात करी अभी दोस्तों, R gives P, N हो जाएगा अगेन P gives R। आया समझ में? सपोज कोई एक ये इक्वेशन है, हाइपोथेटिकल इक्वेशन दैट इज R gives P, तो ये है इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और ये हो रहा है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ फॉरवर्ड और वेलोसिटी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? ओपन सिस्टम में होता है या क्लोज सिस्टम में? क्लोज सिस्टम होना चाहिए तभी होगा। क्या हुआ? लिखो, लिखना है तो नहीं लिखना तो मत लिखो, कोई फर्क नहीं। टॉपिक के हेडिंग हेडिंग लिखो ना, इक्विलिब्रियम लिखो, इक्विलिब्रियम एंड केमिकल, ऐसा लिखो ना, इक्विलिब्रियम एंड केमिकल प्रोसेस, ऐसे लिखो बस। चलो R gives P, रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड, और कब होगा, कहाँ होगा ये? क्लोज सिस्टम। चलो देखो, तो जब हमने शुरू किया रिएक्शन, इनिशिएट किया हमने, इनिशिएशन, तब रिएक्टेंट कैसा होगा? जब हमने रिएक्शन चाय बनाना शुरू किया तो दूध मैक्सिमम था या चाय मैक्सिमम थी? कॉमन सेंस, चाय कहां पर? अभी तो शुरू किया, तो इसका मतलब रिएक्टेंट कैसा होगा? समझ आया? और ये कितना होगा? कॉमन सेंस, जीरो ही होगा, कुछ बनेंगे नहीं तो शुरू ही नहीं हुआ। सपोज है, चलो या फिर मैं आपको चलो एक और चीज से बताता हूँ, इसको मैं ए सपोज कर लेता हूँ कि रिएक्टेंट ए अमाउंट में है और प्रोडक्ट जीरो है। अब हम दूसरा कंडीशन लिख रहे हैं एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अगेन बेटा, इक्विलिब्रियम वो रिएक्शन का एंड नहीं है, वो तो एक कंडीशन है। एंड में तो क्या होगा कि ये है मैक्स, ये था जीरो, ये हो जाएगा एंड पे जीरो, और ये मैक्स। हम एंड की क्या बात कर रहे हैं? हम तो बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम के बारे में। मतलब ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये मतलब रिएक्टेंट कभी 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। तो मैंने इसको ए सपोज कर लिया। अब इक्विलिब्रियम स्टेज ऑफ रिएक्शन, चलो सपोज ये एक्स बना, कितना फॉर्म हुआ ये? सपोज किसमें से बना होगा ये? किसमें से? इसमें से बना, किसमें से बना? कॉमन सेंस, तो ये कितना बाकी रहा? जो था उसमें से ये जो बना उतना बाकी रहा। समझ आए आपको? और अगर मैं बोलूं कंप्लीट हो गया रिएक्शन, तो ये जीरो और ये ए कंप्लीट हुआ तो, पर रिवर्सिबल में कंप्लीट की तो बात ही नहीं हो सकती ना। इरिवर्सिबल में ही रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। रिवर्सिबल में ऐसा नहीं होता, अभी हमने बात करी, क्योंकि इसमें से ही हो रहा है, इसमें से हो रहा है वापस। इज दैट क्लियर? तो समय के साथ साथ, हवा के संग संग, भाई ये
ये मिनिमम था, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। Yes, sir. हाँ, गुड 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 गुड, ये 0 से मैक्स हो रहा है और ये मैक्स से 0 हो रहा है धीरे धीरे। तो इसका मतलब R का कंसंट्रेशन सुनना अच्छे से, R ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ R विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है, Decrease. डिक्रीज, इसीलिए मैंने माइनस लिखा। स्मॉल चेंज है तो टी लिखेंगे। इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं, समझ आया थोड़ा बहुत। रेट क्या है कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ with respect to exactly, that is called rate of reaction। मैं लिख दूं यहाँ पे R का मतलब है ROR। दोस्तों मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ Product. प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू, dp/dt। समझ आया। और अगर बेटा हमें फाइनल और इनिशियल लेना है तो हम इससे डेल्टा कर देंगे, डेल्टा R बाय डेल्टा T। तो R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, बट इस चैप्टर में हमारा बिजनेस ये है ही नहीं, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन जानने के लिए कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, Chemical. एग्जैक्टली। अभी मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे, Chemical. हमें क्या जानना है यहाँ पे, एक्सटेंड। मैं यार एक्सटेंड जानना है, इक्विलिब्रियम में ऐसा एक्सटेंड जानना है, तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन से मतलब नहीं है। पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या है आपको समझ आ गया, रिएक्शन प्रोसीड होगा, ऐसे ही रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समझ आ गया। इसको मैं ग्राफ में प्लॉट करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे वेलोसिटी ऑफ फॉरवर्ड, वेलोसिटी ऑफ बैकवर्ड को कैसे हम इक्वेट कर सकते हैं। चलो अब मैं इसको ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूँ। ग्राफ प्लॉट करने के लिए अगेन आपकी हेल्प चाहिए। इधर आओ, पहले मैक्सिमम था, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज के इंक्रीज, Decrease. पर पहले 0 था, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, Maximize. है ना। चलो देखो इधर मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, बकवास मत करो पीछे बेटा, ध्यान दो। कोई चोरी कर रहा है आपको क्या, सर हमें फर्क पड़ता है, मार्क्स आ जाएंगे ना। इसको बड़ा पाव नहीं मिलेगा। क्या बड़ा क्यों कर रहा है यार, तूने उसके किया ज्यादा था। आ जाएंगे ना यार बड़ा पाव के अलावा लाइफ में कुछ है नहीं बेटा। सर, उसके ज्यादा आ जाएंगे ना सर, फिर ऐसे भी चीटिंग करके आ रहे हैं, वही क्या फर्क पड़ क्या रहा है? फर्क पड़ता है, आप लोग भी अजीब हो। आप लोग फर्क पड़ता है सर। नहीं सर। लाइफ की एग्जाम में कोई चीटिंग नहीं कर सकता। चलो इस पे 1 घंटा भाषण दे सकता हूँ, मेरे को नहीं देना, मेरे को पढ़ाना। अच्छा, आर का कंसंट्रेशन पहले कैसा था जब शुरू हुआ तब, Maximum. ये रहा। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज। समय के साथ साथ हवा के संग संग डिक्रीज हो रहा है, ये रहा। तो ग्राफ समझ आ गया। यस सर। अच्छा ऐसे ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते, कंटिन्यू डिक्रीज नहीं हो रहा, इसलिए प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पहले कैसा था, मिनिमम। फिर मैक्स। ग्राफ समझ आ गया। Yes. तो ये किसका ग्राफ है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट नहीं है बे, Concentration of ये ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन होता है बे। लिख दूं यहाँ पे, ऐसा मत समझो यार, ऐसा मत करो। ये ब्रैकेट का मतलब लिख देता हूँ, खाली ब्रैकेट लिखता हूँ। ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन, इसका मतलब होता है मोलारिटी, इसका मतलब होता है मोल पर लीटर, इसका मतलब होता है सी, इसका मतलब होता है एक्टिव मास। याद रखना ये सब इसके मतलब होते हैं। अभी इसके मतलब बाद में बताऊंगा, अभी याद कर लो ये ब्रैकेट कर रहा है मतलब क्या है, Concentration. केमिस्ट्री में याद रखना, मैथ्स में मत करना। ए के ब्रैकेट तो ए का कंसंट्रेशन, ऐसा मत लेना सर मारेंगे पकड़ पकड़ के। चलो ये ग्राफ समझ आ गया, ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और ये Product. प्रोडक्ट का। तो आई कहाँ गया, आई ऐसा होगा, देखो ये आई है, इधर मैक्सिमम होना चाहिए। समझ आया, ये मैंने रफली ड्रॉ किया है, पर समझ जाओ आप। रिएक्टेंट ये रहा, प्रोडक्ट ये रहा, और पहले जब रिएक्शन शुरू हुआ तो इंटरमीडिएट कैसा होगा, अबे 0 ही होगा ना। अरे मेरे भाइयों और बहनों, रिएक्शन शुरू हुआ तब इंटरमीडिएट थोड़ी होगा,
अभी तो शुरू हुआ है, तो इंटरमीडिएट पहले कैसा था? जीरो जैसे रिएक्शन घटेगा तो इंटरमीडिएट, मैक्सिमम अच्छा इंटरमीडिएट डिक्रीज हुआ तो प्रोडक्ट इंक्रीज इंक्रीज कॉमन सेंस है ना, ग्राफ इजीली समझ आ रहा है आपको यस सर कि पहले R में से I बना होगा, फिर I में से P बन सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तब इधर आओ, पहले कैसा था? मैक्स, मैक्स ये जीरो, ये भी जीरो, अच्छा धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। बट ऐसे मैक्सिमम हो जाएगा, ये वापस से क्या होगा? जीरो और ये मैक्स ऐसा बोल रहा हूँ मैं आपको। और याद रखना कभी इंटरमीडिएट एक ही नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, I1, I2, I3, I4 और फिर P बनता है, इसीलिए तो P नहीं बनता। 90% रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता ही नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई इंटरमीडिएट ऐसा होता है जिसमें सक्सेसफुल कोलिजन नहीं होता और फिर वाचते काटते जान पाची आवे। खबर पड़ी ना, पाची मतलब समझ आया कि बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा और फिर खत्म, प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा। तो ग्राफ में कोई डाउट नो सर नहीं है, चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मैं इस इक्वेशन को दूसरे तरीके से लिख रहा हूं, अच्छे से फोकस करो। जैसे मैंने लिख दिया AA प्लस BB, ठीक है, इधर मैं कंसंट्रेशन लिख रहा, खाली रिएक्शन लिख रहा हूं, गिव्स CCDD। चलो ये हमारा क्या हो गया? प्रोडक्ट। ये क्या हो गया हमारा? पहले कैसा होगा? मैक्स। ये कितना होगा? जीरो फिर एट द एंड ये कितना होगा? जीरो। ये कितना होगा? मैक्स पर इक्विलिब्रियम पे हम ऐसा नहीं बोल सकते जीरो और मैक्स। इक्विलिब्रियम इज अ स्टेज ऑफ रिएक्शन, नॉट कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। समझ आ रहा है? यस सर तो इसको अगर मैं A सपोज कर रहा हूँ तो 0 0, इसको अगर मैं X सपोज कर रहा हूँ ए A माइनस एक्स। बट सर यहाँ पे तो दो रिएक्टेंट है, तो दोनों के लिए A माइनस एक्स, इसके दोनों के लिए X। अब उसमें कैसे करना है आगे वो मैं आपको बताऊंगा, लो पढ़ेंगे हम एक इक्विलिब्रियम का, उसके अंदर आपको बताऊंगा। पर ये हाइपोथेटिकल इक्वेशन के लिए यही कंडीशन सेम अप्लाई होगी और इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी ऐसे ही डिफाइन होगा। कैसे डिफाइन होगा? माइनस dr अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस, इसका मतलब ये होता है जितना रिएक्टेंट खर्च हुआ उतने ही समय में उतना प्रोडक्ट बन गया फॉर्म हुआ। हाँ, रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट। और इक्विलिब्रियम में तो उल्टा ही बोलना पड़ेगा, क्या? रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि जब ये मैक्सिमम बन जाएगा तब जीरो जाएगा हाँ जीरो जाएगा ये जब ये मैक्सिमम से 0 था, हाँ फिर 0 से मैक्स हुआ, पर इक्विलिब्रियम में तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना। इक्विलिब्रियम में तो ये जैसे ही बनेगा ऐसे ये बनना शुरू हो जाएगा। रिवर्स हो जाएगा। इसीलिए तो हमने लिखा कि इक्विलिब्रियम में या फिर रिवर्सिबल रिएक्शन में कभी भी 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट। नहीं होता। इज दैट क्लियर? Yes, sir. दैट्स ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बात होगी। अब हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जो मैंने बताया कुछ, मैं फिर से इसमें से जो कुछ मिस हो गया है वो फटाफट आपको बता देता हूँ। तो अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इसी टॉपिक के अंदर मैं लिख रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम। चलो सुनते रहना आप लोग दोस्तों। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट लिखना मत, सुनना खाली और समझना, मैं समझा दूंगा। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विद टाइम। फिर से, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विद टाइम। समय के साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज नहीं क्योंकि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना उतना ही प्रोडक्ट वापस क्या बन गया। और याद रखना इक्विलिब्रियम का मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहे, प्रोडक्ट रिएक्टेंट मतलब रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ, रिएक्शन तो हो ही रहा है। जितने समय में जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनना है उतने ही समय में उतना प्रोडक्ट वापस क्या बन रहा है। चलो दूसरा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस पर सेकंड इन फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to number of moles of substance which disappear per second in backward reaction. Rate of formation of product. Rate of
इज इक्वल टू रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट. अब वापस से रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ. इसने इसे क्या लिखा है, जितना रिएक्टेंट जितने समय में डिसअपियर हुआ उतना ही प्रोडक्ट उतने ही समय में अपीयर होगा. बट आफ्टर सम टाइम जितना प्रोडक्ट जितने समय में डिसअपियर हुआ उतना रिएक्टेंट उतने ही समय में अपीयर होगा. समझ आया? क्या मजेदार चैप्टर है, मजा आ रहा है. केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर. कैसा है ये? डायनेमिक का मतलब क्या करना है? इन प्रोसेस, नॉट स्टॉप्ड. अभी मैंने बोल दिया वैसे ये कि इक्विलिब्रियम का मतलब हम समझते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा तो इसका रिएक्शन स्टॉप हो गया. नहीं, वो डायनेमिक है. डायनेमिक मतलब कंटिन्यू. Reaction although appears to be stopped but actually takes place in both direction with the same speed. Obviously with the same speed. अगर इसका स्पीड ज्यादा हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम नहीं हो पाएगा. इसका स्पीड ज्यादा होगा इसका मतलब ये ज्यादा खर्च हो रहा है, ये ज्यादा बन रहा है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या डेफिनेशन था? रेट ऑफ इज इक्वल टू दोनों के रेट कैसे होने चाहिए? सेम. हाँ चलो ग्रेट. Chemical equilibrium can be approached from both sides. मतलब R gives P. प्रेक्षा आप उसको उल्टा लिख दो, उल्टा लिख सकते हो इक्वेशन. आप ऐसे लिख सकते हो P gives R रिवर्सिबल. तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट है. क्यों? दोनों तरफ हो रहा है ना तो क्या फर्क पड़ता है कैसे भी लिखे, इधर लिखे इधर लिखे. इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट से इक्विलिब्रियम में कोई फर्क नहीं. इक्विलिब्रियम जल्दी होगा बट इक्विलिब्रियम के अंदर मतलब अरे यार कैटलिस्ट का काम है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करना पर कैटलिस्ट तो मंद बुद्धि वाला बालक है. कैटलिस्ट जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन इंक्रीज करेगा तो फिर क्या फर्क पड़ा? समझ आया? तो कैटलिस्ट कभी प्रोडक्ट का अमाउंट नहीं बढ़ाता, वो खाली जो टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम उसको क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. टाइम को डिक्रीज करेगा, जल्दी इक्विलिब्रियम होगा. चलो ठीक है. The measurable property of the system like temperature, concentration, color, density don't undergo any change with time at the chemical equilibrium. Temperature change नहीं होता, concentration change नहीं होता, color change नहीं होता, density change नहीं होता. क्योंकि जितना reactant product बन रहा है उतना ही product क्या बन रहा है? Homogeneous equilibrium is the equilibrium in which reactant and product are in the same phase. पढ़ लिया हमने. सेम स्टेट. होमोजेनियस का मतलब सॉलिड से स्टेट सेम और हेटेरो का मतलब बोलो विदाउट. नो सर. नेक्स्ट इज एक्टिव मास. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्टिव मास. ये मैंने कैरेक्टरिस्टिक बता दिया आपको. अब नेक्स्ट है एक्टिव मास. अच्छा एक्टिव मास का मतलब मैंने पहले ही आपको बता दिया. आपको करना है मोलारिटी मतलब कंसंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर मतलब C. कितने सारे मतलब है, कोई बात नहीं. पहले टॉपिक तो लिख दूं मैं. टॉपिक ये रहा एक्टिव वार्निंग एक्टिव मास. चलो दोस्तों सुनो. The term active mass means concentration of reactant expressed in terms of moles per liter. मोल पर वो तो मोलारिटी हुई ना. In the case of gas and solution, the molar concentration means number of gram molecules present per liter. मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ. गैस और सॉल्यूशन के केस में क्या करना है? एक्टिव मास का मतलब क्या करना है? मोलर कंसंट्रेशन का मतलब करना है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स पर लीटर. नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स पर लीटर. वैसे एक्टिव मास इज इक्वल टू मोल पर लीटर. और क्या पढ़ा हमने दूसरा? नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स पर लीटर. याद रखना है. यस सर. तो मोलारिटी का इक्वेशन क्या था? वेट इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन हाँ वॉल्यूम इन ml. तो एक्टिव मास का मतलब इधर मैं इक्वेशन लिख देता हूँ. एक्टिव मास का एक्टिव मास इज इक्वल टू वेट ऑफ किसका वेट? सल्यूट. किसका? सल्यूट मतलब जो डिसॉल्व हो रहा है वो, जैसे शुगर पानी के अंदर शुगर का वेट इनटू 1000 अपॉन
molecular weight into volume in ml. ml. Any doubts? No sir. चलो ठीक है. अब अच्छे से सुनना. The active mass of solid and pure liquid is a constant quantity, that is unity. अगर आपको पूछा है सॉलिड का एक्टिव मास तो क्या होता है 1, और प्योर लिक्विड का एक्टिव मास तो क्या होता है 1. याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये. एक्टिव मास ऑफ सॉलिड 1. हाँ, और प्योर लिक्विड का एक्टिव मास भी 1 होता है. बिकॉज इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास एंड वॉल्यूम. It does not depend on number of molecules per unit volume do not change because density and molecular weight of solid and pure liquid are constant. But it does not apply for gaseous substance. गैस के लिए अप्लाई नहीं होता है. Because for them number of molecule present per unit volume change when change in volume of vessel. तो गैस के लिए क्या होता है? गैस के लिए वॉल्यूम चेंज, पर सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा. इसीलिए उनका एक्टिव मास, गैस का एक्टिव मास 1 नहीं है. याद रखना. चलो, तो मोलर कंसंट्रेशन का मतलब ये लिखिए यहाँ पे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर. अगर लीटर को हटाएंगे तो ml कर देंगे. अच्छा मेरी बात सुनो, इधर आओ, इधर आओ सब. ये है W, ये है 1000, इसको मैं नहीं लिख रहा. इधर नीचे क्या लिखा है मॉलिक्यूलर वेट. ये वॉल्यूम को मैं लीटर में लिखूं, ये जैसे समझ लो एक्टिव मास है ये. दोस्तों वेट अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी बोल सकते हैं. Yes sir. क्या बोल सकते हैं? डेंसिटी को रो लिख सकते हैं. Yes sir. तो एक्टिव मास का दूसरा इक्वेशन समझ आ गया. रो अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. मतलब रोना नहीं है, रोना मत. डी लिख दो, स्मॉल डी. नहीं समझ आ रहा तो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास, उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव मास. डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास. तो एक्टिव मास को इतने सारे तरीके से लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं एक्टिव मास को? एक्टिव मास को लिख सकते हैं, सबसे पहला क्या लिख सकते हैं? मोल पर लीटर. बोलो, कोई डाउट? अच्छा, दूसरा लिख सकते हैं ग्राम मोल पर लीटर. चलो, एक्टिव मास को और लिख सकते हैं ग्राम मॉलिक्यूल्स पर लीटर. चलो, एक्टिव मास को मोलारिटी तो लिखा ही था हमने. एक्टिव मास कंसंट्रेशन तो है ही. एक्टिव मास क्या है? अफेक्टिव कंसंट्रेशन. क्या है? एक्टिव मास क्या है? एक्टिव क्वांटिटी. क्या है? मतलब ये कुछ भी सम में यूज किया है तो हमें एक्टिव मास समझना है. उसके बाद N/V क्या लिख सकते हैं? N/V मतलब वही हुआ ना, मोल पर लीटर. Yes sir. दोस्तों समझ आ रहा है ना? Yes. चलो, और साइन क्या है उसका? ब्रैकेट. ब्रैकेट अभी लिखा था, मुझे पता है. तो ये सब एक्टिव मास है. मोल पर लीटर, ग्राम मोल पर लीटर, ग्राम मॉलिक्यूल्स पर लीटर, कैपिटल M, कैपिटल C, अफेक्टिव कंसंट्रेशन, एक्टिव क्वांटिटी, N/V और बिग ब्रैकेट. हाँ, जैसे आपको ठीक लगे. बोलो, यहाँ तक चैप्टर में ठीक ठाक सब समझ आ रहा है? Yes sir. चलो अब आगे बढ़ते हैं. लॉ ऑफ मास सेक्शन पढ़ेंगे वो. अच्छा, वो बंदा चोरी कर रहा है ऐसा? हाँ सर. दो घर पे जाके 2 खमण ज्यादा खा लेना. ऐसा 2 खाने मैं कम खाऊंगा. ठीक सर. अभी जो का भी देखना वो बात हो जाएगी तो इसकी बात बता सकते हैं. स्कूल में एग्जाम होगी इस लोग की? नहीं सर. कब है? अभी आ रही है. कब पढ़ने जाते हैं लोग को? सर 17 तारीख तक हाइड्रोकार्बन स्टार्ट होगा. कब? 17 तारीख तक होगा हाइड्रोकार्बन स्टार्ट. आज कौन सी हुई? आज 26. नॉट एट ऑल, क्योंकि अभी इस ये चैप्टर हो रहा है, इसमें 8 लेक्चर तो लगेंगे मेरे. आज पहला लेक्चर 8 लेक्चर मतलब समझ लो 2-3 वीक और तब तक तो 18 तक तो ये चैप्टर खत्म होगी. थर्मो शुरू होगा अगले महीने के एंड तक. थर्मो खत्म होगा जनवरी के एंड तक. फिर फरवरी में विल स्टार्ट पार्ट 2 में. क्या बाकी रहा? 3 चैप्टर बाकी है ना पार्ट 2. हाँ यस सर. और एक चैप्टर बात है कि वो हम लोग एक तो मैं यूट्यूब पे डालूंगा, वो आपको देखना है, वो आपको नोट्स बना के आना है. 2 बाकी रहे उस बुक के. बस तो फरवरी 1 को शुरू होगा वो. ठीक है ना? ऑर्गेनिक.
पता है सर हाइड्रोकेमिकल डाला है लेक्चर यूट्यूब पे ना शूट नहीं किया नहीं हाइड्रोकार्बन शूट नहीं हुआ। अच्छा कि एग्जाम 17 को एग्जाम है, हाँ शायद 17 जनवरी को, ठीक है देखेंगे टाइम मिलेगा तो करेंगे। टाइम 17 जनवरी तक तो मिलना मुश्किल है बस। नोट्स पे हाँ नोट से भेज दूंगा, मॉड्यूल है ना सर वो भेज दूंगा। तो वो देते हैं चलो बोलो यहाँ तक रेडी, आगे बढ़े, लेट्स गो। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट लॉ ऑफ मास एक्शन और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लिखो टॉपिक। Law of mass action or law of chemical equilibrium. The law of mass action was given by Goldberg and Wage. गोल्डबर्ग गधेड़ा था और ये भी गधेड़ा था। चलो शुरू करें। बहुत सिंपल डेरिवेशन है, इतना टफ नहीं है, देखते हैं आ जाओ। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ये जो मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ ये मैथ्स पूरे चैप्टर में काम आएगा। हर एक सम के अंदर ये मैथ्स आएगा काम में, अगर ये नहीं आएगा तो खत्म है ना, चैप्टर में दिक्कत होगी। तो ये गधेड़ों ने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि जो भी रेट है ना, रेट ऑफ एनी रिएक्शन, इट मे बी फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, इट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट to the power of that stoichiometric coefficient. कुछ समझ दिए फिर से। अच्छा मैं लिखता हूँ तो शायद समझ में आएगा। अपने एक सिंपल इक्वेशन लेते हैं जो अभी तक हमने लिया, और इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में बोर्ड पे मुझे ये इक्वेशन तो लिखना ही पड़ेगा। R gives P, ठीक है। दिस इज व्हाट रेट ऑफ फॉरवर्ड, दिस इज रेट ऑफ बैकवर्ड। चलो ठीक है। तो क्या बोला था गधेड़ों ने, इन्होंने बोला था rate of forward or rate of backward reaction is proportional to concentration of particular reactant or product। अब देखो ये फॉरवर्ड रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, इस पे कि इस पे डिपेंड करता है, कॉमन सेंस रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि फॉरवर्ड मतलब अभी शुरू हुआ है, तो शुरू हुआ है मतलब प्रोडक्ट तो है ही नहीं, तो प्रोडक्ट पे कैसे डिपेंड कर सकता है। तो rate of forward reaction depends on concentration of reactant। so rate of forward reaction is proportional to, this is what, of to the power of stoichiometric coefficient of reactant। कितना है R का stoichiometric coefficient, तो power 1। rate of backward reaction is proportional to concentration of to the power of stoichiometric coefficient of product, that is, समझ आया। Yes sir। अगेन दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ, देखो सपोज वी हैव स्मॉल a moles of capital A reactant, small b moles of capital B reactant gives small c mole of capital C and dd। ये है हमारे पास दोस्तों, और ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है दोस्तों। Yes, sir. तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बट रिएक्टेंट कितने हैं, तो उन दोनों का कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन करना।
क्या करना है? एडिशन नहीं करना, ऐसा इन गधों ने बोला था। तो रिएक्टेंट कौन कौन से हैं? और बी इसका और इसका कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन, बट इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? वो क्या होगा इसका? पावर। समझ आया? So rate of forward reaction is proportional to multiplication of concentration of different reactant to the power of that stoichiometric coefficient. ये इसका स्टेटमेंट है, जो कर सकते हैं आराम से आप लिखना, मैंने बता दिया आपको, पर हमने अप्लाई कर दिया। तो rate of backward reaction is proportional to multiplication of concentration of all the reactant involved in the reaction, backward reaction, to the power of that stoichiometric coefficient। ये भी इसका स्टेटमेंट है। यस बोलो, कोई डाउट है दोस्तों? No, sir. अच्छा, इक्विलिब्रियम कौन से कंटेनर में होता है? क्लोज कंटेनर तो याद रखना, ये क्लोज में हो रहा है। एट इक्विलिब्रियम जो क्लोज में ही होता है, तो अब मैं लिखूंगा नहीं, अब मैंने लिखा है यहाँ पे, आगे नहीं लिखूंगा, आप समझ जाना, क्लोज में ही होता है। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या हो जाता है? RF is equal to rate of backward होता है ना? होता है सर अच्छा, RF is proportional to this, so we can write RF, अच्छी लाइन बनानी पड़ेगी कुछ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ RF is equal to KF into A to the power A into B to the power B to the power। अच्छा, KF क्या है? कांस्टेंट है, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट है, फॉरवर्ड डायरेक्शन कांस्टेंट है। ये RB is equal to KB A to the power B CC DD। समझ आ रहा है? Yes, sir. मजा आ रहा है? RF ये रहा, क्या है? KF A to the power A B to the power B KB CC DD। रेडी? चलो, अब CD अपॉन AB करेंगे, तो KF अपॉन KB होगा, यस सर KF upon KB is equal to C to the power C D to the power D upon A to the power A into B to the power B। अब इसको मैं KF upon KB को K बोल देता हूँ, K को बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? हाँ, इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फाइनल इक्वेशन हो गया K is equal to C to the power C D to the power D upon A to the power A into B to the power B। और दोस्तों यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन है, तो मुझे K को लिखना पड़ेगा KC। यस सर बोलो, समझ आया? यस सर गुड। चलो, अब एक इक्वेशन एग्जांपल लेके इस इक्वेशन को लिख देते हैं। इधर आओ, एग्जांपल लिखते हैं। जैसे हमारे पास है CH3 COO CH3 और हमने डाला अंदर पानी इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस। तो ये क्या है? CH3 COO है दोस्तों, ये यस सर प्लस ये क्या है? CH3 है ना, इधर से H और OH होगा। समझ आ गया? तो ये क्या हुए हमारे रिएक्टेंट, ये क्या हुआ हमारा Product। अच्छा, इसका K क्या लिख सकते हैं? KC हाँ, KC क्या होगा? KF कंसंट्रेशन, वो लिखना ही नहीं है, अब ये लिखना है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कौन है प्रोडक्ट? CH3COOH into CH3OH upon concentration of CH3COO CH3 into concentration of पानी। H2O एनी डाउट? No, sir. हो नहीं सकता, बड़ा सिंपल है यार। डॉक्यूमेंट कॉपी क्या? अरे इसका वन है, वन लिखो, वन ऊपर, क्या फर्क पड़ता है? कोई बात नहीं तो एग्जाम में पूछेंगे मोस्ट टाइम थ्योरी इस चैप्टर का, लॉ ऑफ मास सेक्शन, एक्सप्लेन लॉ ऑफ मास सेक्शन, तो वहां से लिखना है और उस स्टेटमेंट लिखना है। यस सर समझ आया? कोई भी इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट को ऊपर लिखना है, रिएक्टेंट को नीचे लिखना है। चलो, अब ये जो K हमने डिफाइन किया ना, उसमें मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? C का मतलब कंसंट्रेशन बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। प्रेशर भी लिख सकते हैं, मतलब KC की जगह क्या लिखेंगे? हाँ, KP।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आया, के आया, उसको दो तरीके से एक्सप्रेस करना है, के सी और के पी। सोल्यूशन होगा तो के सी, और सब गैस होगा तो केपी। गैस होगा तो के सी नहीं लिख सकते ना, गैस का कंसंट्रेशन नहीं होता ना, गैस का क्या होता है। हाँ, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को दो तरीके से डिफाइन करना है, सी लिख रहा है मतलब कंसंट्रेशन, सी का मतलब, और पी का मतलब होता है प्रेशर। प्रेशर। एनी डाउट? नो सर। एक एग्जांपल इसका देता हूँ मैं। देखो, अगर नीचे दिख रहा है वीडियो में, हाँ सर दिख रहा है। चलो जैसे ये N2 गैस प्लस 3H2 गैस gives 2NH3 गैस, इसका Kp लिखना है। अच्छा, तो ऊपर ऑलवेज किसका कंसंट्रेशन होता है, तो प्रेशर भी प्रोडक्ट का ही होगा, तो प्रेशर ऑफ NH3, बट इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 2 तो ऊपर 2 अपॉन प्रेशर ऑफ इनटू प्रेशर ऑफ, 3H2 अरे भाई H2 3 नहीं लिखना, ये तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, वो तो और समझ आया। यस चलो सर कॉपी कर लो, कर लिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, काम हमारा खत्म। सर होमवर्क हाँ होमवर्क ये बता देता हूँ, नहीं सर अब से करना है। तभी स्टैंप लगेगा ना। 93, 94, 95, 96, 97, 3, 4, 5, 6, 7, होमवर्क 93 to 97 पेज नंबर लिख के आना, मैं चेक करूंगा, नहीं लिखा होगा मार मार के भूसा बना। 93 रोज 93, 94, 95, 96, 97 93 to 97 लिखना है, 3 4 5 6 7 ठीक है। चेक कर रहे हो कि क्या होमवर्क के मैं कल नेक्स्ट टाइम करूंगा। यस सर दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और वीडियो को लाइक करना है, और आपके फ्रेंड्स तक आपको वीडियो को फॉरवर्ड करना है। थैंक यू।